आप में से कोई भी पहली बार मुझे देख रहा है तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के लिए लेकर आते हूँ। कंप्यूटर साइंस का यूट्यूब सेशन शाम को 7 बजे होता है और डेली मैं पेपर 1 का सेशन 12 बजे आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आती हूँ। अगर आप सभी लोगों को मेरे साथ में कंप्यूटर साइंस या इसके अलावा कोई भी आपके सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस को। 1 फरवरी से नई एंट्रीज हो रही है। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को 12 महीने की वैलिडिटी वाला कंप्लीट स्टडी प्लानर लाइव बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका डाउट क्लियरिंग सेशन, काउंसलिंग सेशन, आपके हैंड रिटन नोट्स, क्लास पीडीएफ के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे ताकि एक ही जगह सब कुछ आप सॉल्व कर सको। और पिछले 10 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को एनटीए ने पूछे हैं वो टॉपिक वाइज आप सभी लोगों को जो है वो एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो और ज्यादा अच्छी हो सके। हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स के ऊपर। देखो, नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए हो जाती है, बिकॉज जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं, जैसा मैं बोल भी रही हूँ बार बार, कि इस वक्त हम सभी लोग अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर है। सबसे बड़ी गलतफहमी एक स्टूडेंट की ये होती है कि अगर उसके पास में पीडीएफ है तो उसका काम हो जाने वाला है, उसे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास में पीडीएफ है। चाहे वो मेरी पीडीएफ हो, किसी और किताब की पीडीएफ हो, किसी भी टीचर की पीडीएफ हो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो आप लोगों का पीडीएफ वाला पार्ट है वो आपको कॉन्सेप्ट एक्यूजन देता है। हमको ऐसा लगता है कि इस पूरी पीडीएफ के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होगा जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं आप लोगों को मेरी एक पर्सनल एडवाइस दूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे आज तक लाइफ में कभी कोई पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके पढ़ाई नहीं करी। प्रिपरेशन की बात अगर मैं करूँ तो हाँ, क्वेश्चंस के लिए मुझे अगर जरूरत है तो मैं क्वेश्चंस जरूर यहाँ पर लेके आ सकती हूँ, बट अदर देन दैट मैंने कभी भी पीडीएफ के सहारे काम नहीं किया। मैंने नोट्स बनाए। आज मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के लिए देख के आई हूँ फॉर अ सैम्पल थिंग कि इस तरीके से मैं अपने नोट्स बिल्ड कर रही थी। अभी भी करती हूँ, जब भी पढ़ाई करती हूँ तभी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपने अपने हैंड रिटन चीज नहीं लिखी है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ, जब तक आपने चीज को हैंड रिटन नहीं किया है, आपको कॉन्सेप्ट का कंसोलिडेशन नहीं होने वाला है। यही मेरा आज का पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को अक्वायर करना, कंसेप्ट को फाइनली ढूंढ लेना, अप्लाई कर लेना, ये सारी चीजें एक बिल्कुल ही मैं मानती हूँ कि एक ऐसी चीज है जो कि 2 वे चीज होती है। बट जो कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ही 1 वे चीज है। आप जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंट्रा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ये वो इंट्रा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। जितने अच्छे से आपके खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स होंगे उतना अच्छा आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। मैं हमेशा ये मानती आई हूँ और मैंने ये नोटिस भी किया है खुद के टाइम पे भी। मैं जो भी बता रही हूँ यहाँ पे वो अपना ऑब्जर्वेशन ही बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उससे को मोल्ड करके यूज कर सकते हो। सिर्फ एक एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ। जब भी मैंने कोई भी नोट्स बनाए हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बनाए हो, उन नोट्स को चाहे मैंने 1 साल पहले बनाया हो, 2 साल पहले बनाया हो, 5 साल पहले बनाया हो, जब भी मैं उन नोट्स को रिवाइज करती हूँ और उसके बाद मैं एग्जाम में बैठती हूँ या कभी भी कोई टेस्ट देने बैठती हूँ, तो एग्जैक्टली कौन से पेज के कौन से लाइन पर कौन से कलर से क्या उसको हाईलाइट किया है या नहीं किया, अंडरलाइन किया या नहीं किया, ये सारी चीजें जो है वो मेरी मेमोरी के अंदर रहती है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। अगर मैं दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3000 वर्ड्स पढ़ती हूँ तो मैं उनमें से 300 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको याद रख सकती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, पर उनमें से सिर्फ 30 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर डालते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ 30% होता है जो हमारे दिमाग के अंदर जाता होगा। तो ये वाली जो चीज है उस परमानेंट मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, परमानेंट मेमोरी के अंदर अच्छे से चीजों को स्टोर करने के लिए हमें बार बार रिविजन करना होता है। और जिस चीज को हम अपने हाथ से लिखते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को हाथ से लिखते हो तो आपके सेंसेस ज्यादा इंक्लूड होते हैं। कैसे जज करें कि क्या हम नोट्स सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं? मैं कोई नहीं होती हूँ आपके नोट्स को जज करने वाले कि सही है नहीं। मैं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे या क्या मेरे लिए काम करता है, फिर आप उसे अप्लाई करके देख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मैं अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई है उसको मैं यूनिट वाइज डिवाइड कर लेती हूँ, जो भी मेरा सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकती हूँ, आई होप इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ये इस तरीके से मैं टेबल ऑफ कंटेंट बना लेती थी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं।
इस तरीके से मैं टॉपिक्स लिख लेती थी, इस तरीके से सब टॉपिक्स फ्लो चार्ट बना बना के नोट डाउन कर लेती थी कि इसके अंदर ये वाले पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन आए, इसके अंदर ये वाले पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन आए। इस तरीके से सबसे पहला पेज, ये देखिए मेरी कॉपी का सबसे पहला पेज है, ये सबसे पहले पेज पे मैं यही काम करती थी। क्या कि जो टॉपिक्स मेरे लिए सर्टेन है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स पर मैं सबसे पहले क्या करती थी, अपना कंसोलिडेशन करती थी कि ये वाले टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने। और ये हर यूनिट में आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला ये स्टेप होता है कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि कोई टीचर बताए, कोई किताब में लिखा है, जरूरी नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में वही काम आएगा जो आपको याद है। तो बस वही चीज देखो कि क्या आपको याद रहने वाली है, उसके हिसाब से ये प्लानिंग करो। हाँ, इसमें थोड़ी सी आप लोग जरूर खाली स्पेस छोड़ के चलना, क्योंकि हो सकता है कि जब जैसे जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ोगे और मेच्योरिटी आपकी तैयारी में आएगी, कुछ नई चीजें भी इसमें इंक्लूड होगी, कुछ अलग चीज भी आपको यहाँ लिखनी होगी, कुछ मिसलेनियस पार्ट भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके बाद में जब ये चीज हो जाती थी तो मैं टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाती थी। देखो, हम जब शुरू में नोट्स बनाना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, हम वो सारी चीजें नोट डाउन करते हैं। ये ह्यूमन माइंड का एक कह सकते हो आप प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है हमारा ये, कि ह्यूमन माइंड जिसको रीड करना आता है, कहीं भी कोई भी चीज लिखी हुई होती है, हम उसे पढ़ते हैं और उसे लिखने की जरूर कोशिश करते हैं। लिखी हुई चीज को जरूर पढ़ते हैं और पढ़ने वाली चीज को जरूर एक ना एक बार हम ना कहीं लिखते हैं, तभी वो चीज हमको याद रहती है। ये ह्यूमन जो ब्रेन है उसका फाउंडेशन है। आप नोटिस करिएगा, कहीं भी कुछ भी चीज लिखी हुई दिखती है और आप पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ना आता है, तो आप उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ट्राई करोगे ही करोगे। आप खुद ऑब्जर्व करना, आज से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, ये बिल्कुल आपके साथ में होता होगा, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेशन है। तो 100% बात यह है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो जो भी टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, आप वो सब कुछ नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे, विच इज नॉट रॉन्ग। जब हम शुरू करते हैं तो हम ऐसे करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी कहानी बताती हूँ। जब मैंने नोट्स बिल्डिंग स्टार्ट किया था तो मैं सब यूज कर रही थी। देखो, ब्लैक पेन भी यूज कर रही थी, रेड पेन भी यूज कर रही थी, पेंसिल से डायग्राम भी बना रही थी, सब कर रही थी। ठीक है, हम लोग करते हैं ये चीज, है ना। जैसे इस तरीके से पेंसिल से मैं डायग्राम भी बना रही होती थी, है ना, फिर डायग्राम के नीचे फिर नोट्स भी बना रही होती थी, जो जो चीजें सारी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें लिख रहे होते थे। पर 4-5 पेजेस के बाद में जब आप 3-4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो ना, उसके बाद में अल्टीमेटली आपको समझ में आने लग जाता है कि यार ये अगर मैं करूंगी तो फिर मुझे तैयारी के अंदर तो 2 साल लग जाने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यूजीसी नेट का तो सिलेबस ही इतना बड़ा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए करना क्या होता है, नोट मेकिंग जो है वो 2 पार्ट में हम लोगों को करनी चाहिए। 2 पार्ट के अंदर सबसे पहली पार्ट तो क्या होती है हमारी, जो हमारे नोट्स होते हैं, उन नोट्स के अंदर आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी नॉलेज आप लोगों की है वो सारी की सारी आप लोग नोट डाउन कर ले। जो भी चीज है वो सारी की सारी आप नोट डाउन करने की कोशिश करोगे। और ये मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहूंगी, ये तो बिल्कुल जरूरी है, आप करो। बट आप उसके नेक्स्ट पेज पे ही क्या करो, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली आप लोग नोटिस करोगे कि थोड़े दिनों बाद में, थोड़े टॉपिक्स पढ़ने के बाद में आपका ये वाला कल्चर ऑटोमेटिकली इस वाले कल्चर में डेवलप हो जाएगा। और ये चीज हमको चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखना। देखो, पैराग्राफ वाली जो नोट मेकिंग होती है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाली है आप लोगों के लिए, पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग जब नोट मेकिंग स्टार्ट करते हो तो आप सब लोगों को वो पॉइंट में बातें याद रहती है। चाहे आपको ये याद ना हो कि पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, बट आपको ये जरूर याद रहेगा कि मैंने कितने पॉइंट्स बनाए थे। और इससे हम मजबूर होते हैं, हम क्या कि यार मैंने 4 पॉइंट बनाए थे, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं, जल्दी से जाके 2 रिवाइज करके आते हैं। ये हमको ईगर करता है कि मैंने 4 चीजें लिखी थी और मुझे 2 ही चीज याद है, तो वो बची हुई 2 चीजें मुझे याद करनी है। और बार बार जब आप उसका रिवीजन करते हो तो दिमाग में वो चीजें आपके सेट हो जाती है। हमेशा पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाने हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रही हूँ। इससे सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन होता है। नंबरिंग करना, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलते हैं ना, लाइफ में भी हम स्केड्यूल के साथ चलते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, टारगेट के साथ चलते हैं। वैसे ही मैं कह रही हूँ, नोट्स भी इस तरीके से आप बनाओ। अब आपने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिख ली है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने के बाद में आपको करना क्या है, जब आप रिवाइज करो तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि 3:1 रेशो होना ही चाहिए। अगर मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो 3 दिन बाद उस टॉपिक को मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, कुछ भी नया पढ़ने से पहले। ऐसा मैं हमेशा करती थी और ये चीज आपकी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हर 3 दिन के अंदर या 3 की साइकिल के अंदर अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। और जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं अगर आपको कहूं तो आपके लिए जरूरी नहीं कि आप 100 टॉपिक पढ़ो, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ।
ऑल्दो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने 100 टॉपिक्स पढ़ लिए, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप 50 ही पढ़ो, पर 50 को 2 बार पढ़ लो, इतनी ही मेहनत लगेगी जितनी इसमें लग रही है, बट इससे आपके ज्यादा नंबर आएंगे रादर देन दिस, राइट। ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ने से या ज्यादा चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होता है? अगर आप इस हिसाब से आप पैटर्न देखो यूजीसी का जो बढ़ता जा रहा है, एनटीए जिस हिसाब से क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज करता जा रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से सही करके आओ। आप नोटिस करना कभी भी आप एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत करके आओ, इसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इजी क्वेश्चन गलत करके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हमको वो इजी लगता है, हमारा ऑब्जर्वेशन उसमें कम होता है, कंसोलिडेशन उसके अंदर कम होता है। और जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर गड़बड़ होती है, क्योंकि वहीं पर सिली मिस्टेक होती है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि हम लोग जब कॉन्सेप्ट का एक्यूशन वाला पार्ट चल रहा है, हमारा जब स्टार्टिंग चल रही है, जो जो चीजें आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है आपने अपने टॉपिक्स की लिस्ट में लिखी, वो सारी की सारी आप करो। हेडिंग लिखो, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े वो सारे के सारे लिखो, और हमेशा खुले खुले नोट्स बनाया करो। ऐसे नहीं है कि मतलब कंजूसी नहीं करनी कि एक ही पेज में सब कुछ लिखना है। आराम से बड़ा बड़ा लिखो, खुला खुला लिखो, और उसके बाद में जगह भी छोड़ो मिसलेनियस पार्ट के लिए। जरूरी नहीं है जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ ऐसा आपको हिट करेगा जहां पर आपको नोट बना के वो चीज लिखनी होगी। जैसे मैं तो जब भी, अब जैसे अभी 8 बजे हमारी क्लास है, तो मैं भी जो भी नोट्स बनाती हूँ ना, मैं तो बोल देती हूँ कॉपी की हेडलाइन में नोट बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक के नीचे नोट बना के लिख लेना, और हमेशा जो नोट है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, या तो उसको आप अंडरलाइन करो या फिर आप उसको डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है जो मैंने लिखा था, कुछ डिफरेंट है जो मैंने लिखा था। एग्जाम के अंदर हर चीज जो आपने अपनी कॉपी में लिखी है, मैं कह रही हूँ कि उसको याद करना मुश्किल है, बट कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, इसको याद रखना आसान है, क्योंकि आपके लिए ये इनवॉलंटरी होने वाला है। समझ रहे हो? ये जैसे ब्रीदिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे होगा कि यार मैंने 4 पॉइंट, ये आपको याद नहीं करने की जरूरत है कि मैंने 4 पॉइंट लिखे थे, आपको कहीं ना कहीं याद है ये चीज कि यार मैंने कहीं 4 चीजें लिखी थी, सबकॉन्शियसली आपको चीजें याद है। अब सीन ऐसा होता है, जब आप कोई चीज अच्छे से लिख लिए हो, अब मैं इसका अल्टीमेट मतलब आपको बताती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शन आपके पास में होते हैं। 100% ऐसा हो कि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप लोग जानते हो। मैं आज रात को आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना रही हूँ, जिसमें 100 में से 80 नंबर कैसे लाने पेपर 1 में, उस पर हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए तो है नहीं ना कि हर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आएगा, बट हर क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, या तो क्वेश्चन में होते हैं या फिर ऑप्शन में होते हैं। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपका पढ़ा हुआ है, आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है, या क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, तब आपके हैंड रिटन, आपके हाथ से लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेगी। कैसे? चॉइस एलिमिनेशन करने के लिए। यहां पर काम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। क्या काम होता है? वो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि सबकॉन्शियसली इनवॉलंटरी आप लोगों ने चीजें लिखी हुई थी, राइट? अब वो आपकी मदद करेगी। कोई वर्ड होगा, कोई ऐसा हाईलाइटेड कीवर्ड होगा जो आपने अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्योंकि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि रिसोर्स फिल्ट्रेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप उस किताब से पढ़ रहे हो या उस रिसोर्स से पढ़ रहे हो जिसके पास में एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअली में आपको बता पाए कि हाँ यार ये पॉइंट्स किसी एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रैंडमली आप चीजें पढ़ रहे हो या रैंडम रिसोर्स से आप पढ़ रहे हो, है ना, ऑनेस्टली मैं किसी किताब के लिए नहीं बोलूंगी ये चीज, सभी किताबें कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाती है हमको, बट स्टिल आई डोंट थिंक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कोई एक पर्टिकुलर किताब है जो आपको सिखा सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है जो किताब में लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, या जो किताब से टीचर पढ़ा रहा है वही इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। शायद आज नहीं, पर आपके एग्जाम के बाद आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। तो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस के साथ में, सेल्फ स्टडी के साथ में समझो ये चीज, कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रीवियस से पेपर निकालो, निकल रहा है तभी आप सही पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो क्लास में हमने पढ़ा है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है और वो सभी कुछ हमने पढ़ लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो रिसोर्स फिल्ट्रेशन तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो मैंने आपको तैयारी से पहले ही बता दिया था। अब मैं तो कॉन्सेप्ट एक्यूशन की बात कर रही हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ पर करनी है। टीचिंग और ट्रेनिंग में यही फर्क होता है। जो आपकी लर्निंग वाला प्रोसेस है उसमें कभी ट्रेनिंग काम नहीं आती, बट आपका सेल्फ अवेयरनेस वाली बात, एक्यूशन वाले पार्ट में, कंसोलिडेशन वाले पार्ट में हमेशा ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को इतना इनपुट दे रहे हो कि वो एग्जाम टाइम के अंदर प्रोसेस करके आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा, 100% देगा। करके देखिएगा। आप एक काम करना, एक टॉपिक के नोट्स बना लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना,
और देखना कि क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इंटरनली, वो एक होता है ना कि इंट्रिंसिकली एक आंसर आ रहा होता है हमारे अंदर से, तो वो जो एक इंट्रिंसिक आंसर है वो पार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज आपके काम आएगी, वो स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, रिविजन से, इन सब चीजों से। मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर द टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप प्लीज ट्राई करके कमेंट में मुझे बताना कि ये चीज आपके लिए सेंसिबल है या नहीं है सेंसिबल। तो आप सोच के देखिएगा, क्वेश्चन नहीं तो किसी ना किसी ऑप्शन में आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपने अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट का कंसोलिडेशन एंड क्वेश्चन से उसका लिंकेज ही आपकी एप्लीकेशन को इंप्रूव करता है। कोई भी किताब, कोई भी रिसोर्स, कोई भी टीचर, दुनिया में कोई भी इंसान आपको लिंकेज करना नहीं सिखा सकता, ये खुद के माइंड की ही कैपेबिलिटी होती है। मैं आपको क्वेश्चन अप्रोच करना सिखाना चाह रही हूँ, अप्रोच करना सिखाना चाह रही हूँ, क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, उसमें से कैसे कीवर्ड्स ढूंढे, कैसे उसमें ऑप्शंस को ढूंढे कि वो सही है या नहीं है, ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। बट जो एप्लीकेशन है, जो आपने पढ़ा है, अब वो पढ़ी हुई चीज से आंसर निकालना कैसे है, ये चीज जो है ये सेल्फ स्टडी ही आपको दे सकती है। और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं हम नोट मेकिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस इज हार्श रियलिटी, बट इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दुनिया जान के बेस्ट टीचर से पढ़ लो, बट उससे सिलेक्शन नहीं होता है। जब खुद पढ़ोगे तभी काम होगा। और खुद पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि लिखकर बैठ के खुद आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो भैया आपको भी पता है कि दिन के अंदर यूट्यूब पे बिलियंस में व्यूज आते हैं और एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो मिलियंस में आते होंगे, तो क्या मिलियन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो आप खुद समझदार हो, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो, आप लोग समझो कि मैं क्या हिंट देना चाह रही हूँ। एप्लीकेशन वाला पार्ट, और एप्लीकेशन वाला पार्ट कब इंप्रूव होता है? जब आपने जो पढ़ा है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन दोनों के बीच में आप क्या निकाल पा रहे हो, लिंक निकाल पा रहे हो। चीजों को लिंक करने के लिए आपके पास में एक लिंक करने वाला मटेरियल तो होना ही होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी।